मेरे पास 2-3 लोगों ने ड्यूरिंग ऑल दीज ईयर्स कहा है कि वो देवर विवेकानंद। अब 3 लोग कैसे विवेकानंद हो सकते हैं पूरे जीवन में? हो सकते हैं। देयर इज़ ए थेरेपिस्ट कॉल्ड डॉक्टर ब्रूस गोल्डबर्ग। उन्होंने ये कहा था, इट्स ओके इफ़ यू डोंट बिलीव इन पास्ट लाइफ टुडे, यू विल बिलीव इन इट सम लाइफ टाइम और द अदर। पत्री जी हमेशा कहते थे कि वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स हैविंग ए फिजिकल एक्सपीरियंस, है ना। तो अगर हम स्पिरिचुअल बीइंग्स है हैविंग ए फिजिकल एक्सपीरियंस, तो हमें करना है स्पिरिचुअल डोनेशन। व्हाट आर आकर्षिक रिकॉर्ड्स? हमारी आत्मा जो है वो इन सभी योनियों से गुजरी हुई है, करेक्ट है। तो इन सभी के रिकॉर्ड्स कहीं ना कहीं तो होंगे। तो दे आर इन ए लाइब्रेरी। ऐसे सोचो कि एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर ये सब रिकॉर्ड्स है, ठीक है। और इस तरह से ध्यान के पहले तो ध्यान करना, अगर आपको एक आकाशिक रीडर बनना है तो पहले तो ध्यान बहुत इम्पॉर्टेंट है, मेडिटेशन करना। ये है डॉक्टर तृप्ति जैन मैम के साथ इस एपिसोड का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो यूट्यूब पर पीएमसी हिंदी के चैनल पर अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। इस एपिसोड में हमने पास्ट लाइफ के अराउंड तो बात की ही, साथ ही साथ और भी बहुत रिलेटेड स्पिरिचुअल टॉपिक्स पे बात की है। और अगर आप एक स्पिरिचुअल साधक हैं तो आपके लिए तृप्ति मैम ने एक सजेशन भी दी है। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का एपिसोड। अशफाक उल्ला खान फ्रीडम फाइटर थे बहुत बड़े, भगत सिंह के टाइम के। उन्होंने कहा था कि वैसे मेरा जो रिलीजन है वो बिलीव नहीं करता रीबर्थ में, एक ही लाइफ है मानते हैं, बट अगर मैं जन्म लूँ तो मैं चाहूँगा भारत में ही जन्म लूँ और दोबारा से देश की सेवा करते करते ही अपने प्राणों का बलिदान दूँ। तो व्हाट ही सेड कि बिलीव ही नहीं करते। तो देयर आर पीपल, मतलब आजकल तो जो रैशनलिस्ट वेव चली हुई है, बिलीव नहीं करते लोग, और जो लोग मतलब काइंड ऑफ करते हैं वो इस एक्सट्रीम तक हैं कि वो कह देते हैं कि मैं पास्ट लाइफ में सो एंड सो सेलिब्रिटी, आपने विवेकानंद योगानंद का नाम लिया, कोई कह देते हैं मैं गांधी था, या कोई कह देते हैं मैं हिटलर था। तो ये जो डिसबिलीवर्स हैं ना, उनको फिर ये मिल जाता है, ये व्हाट इफ़ अटेंशन सीख करने के लिए कह रहा हो कि ये सेलिब्रिटी था, लेकिन क्या पता जेन्युइन हो। तो ये इसके ऊपर क्या टेक है? सो मैंने 7,000 से ज़्यादा पर्सनल सेशंस किए हैं, उससे भी ज़्यादा किए होंगे। 7,000 से ज़्यादा लोगों को पर्सनली करने के बाद मैं सिर्फ 5 ऐसे लोगों से मिली हूँ जो किसी पूर्व जीवन में जिसका कोई नाम था, या गूगल पे मैं सर्च करके उसकी इन्फॉर्मेशन ला सकती हूँ, ठीक है। ये जो आप बोल रहे हैं कि वो विवेकानंद थे, इस लाइफ में वो कौन है, उनकी मनस्थिति क्या है, उनके रिश्ते क्या हैं, वो किस तरह से लाइफ जी रहे हैं, ये सब जानना ज़रूरी है पहले तो, ठीक है। आई डोंट वांट टू पुट एनीबडी डाउन, पर मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से कहना चाहती हूँ कि जब हम सेशन करते हैं, जैसे मैंने 5-6 लोगों जो फेमस थे या जो भी है, मैं तो उनका जब इन्फॉर्मेशन वो बोल रहे हैं, ठीक है, कि मैं ये हूँ, तो अब मेरे पास तो उनकी कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, है ना। इफ़ ही सेज ही इज़ लेट अस सेकंड कोई भी, तो मैं गूगल उसी टाइम पे मैं खोलूँगी। अब मुझे क्वेश्चन पूछने हैं ना इस व्यक्ति को, इसके फादर का नाम, मदर का नाम, इंसिडेंसेस, साल, आई हैव टू गेट सम इन्फॉर्मेशन, नो। आई विल आस्क। अगर 100 क्वेश्चन में से दिस पर्सन हैज़ आंसर्ड 90, there could be an indication that he is telling me the truth, right? तो मैं इन लोगों को कहना चाहती हूँ जिन्होंने अपने आप को विवेकानंद के रूप में देखा है कि आपने कितने क्वेश्चंस आंसर किए इन द स्टेट ऑफ हिप्नोसिस। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। वैलिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है इन सब चीज़ों में। आपने विवेकानंद जी का नाम लिया, मेरे पास 2-3 लोगों ने ड्यूरिंग ऑल दीज ईयर्स कहा है कि वो देवर विवेकानंद। अब 3 लोग कैसे विवेकानंद हो सकते हैं पूरे जीवन में? हो सकते हैं, मतलब आई डोंट नो, अंश आत्मा का कॉन्सेप्ट होता है ना कि आत्मा, ऐसे ऑफ कैमरा हम बात कर रहे थे ग्लास वाले उसमें,
तो स्प्लिट सोल्स। स्प्लिट, हाँ ऐसा कुछ स्प्लिट सोल्स या ऐसा कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं पॉसिबल? ऐसे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, तो मैं इन सब कॉन्सेप्ट्स में नहीं जानना चाहती हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ एज ए फैसिलिटेटर मैं कितनी ऑथेंटिक हूँ व्हेन आई एम डूइंग अ सेशन। मैं कितने क्वेश्चंस इस व्यक्ति को पूछ रही हूँ और ये व्यक्ति किस तरह के आंसर्स मुझे दे रहा है, एंड एम आई गेटिंग ऑल द आंसर्स। अगर मुझे वो इतने आंसर्स नहीं मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि मे बी ही हैज़ रेड ऑन विवेकानंद और वो बोल रहा है अनदर थिंग। और ये होता है, जैसे देयर वाज अ लेडी, शी केम टू सी मी। जब सेशन स्टार्ट किया तो उसने कहा कि आई एम गांधी जी, ठीक है, ओके। तो बोलती गई एंड यू अलाउ द पर्सन टू स्पीक, ठीक है। मैं पूछती गई उसको, क्वेश्चन पूछती गई। शी सेड कैन साबरमती आश्रम में मैं हूँ, मैं पेड़ के नीचे बैठा हूँ, एंड आई बीन टू साबरमती आश्रम, मुझे पता है उसका मतलब क्या है सिचुएशन, लोग वहाँ पे उनका जो कमरा है और ये सब। अब वो सब बोल रही है मुझे, मैं उसको पूछ रही हूँ गांधी जी के अच्छा बताइए आपके कैन मदर का नाम क्या है। अब तो उसे नहीं पता, फादर का नाम बताया उसने, फिर साल में ये क्या हुआ था, आप कब मिले थे इसको। शी इज़ सेइंग समथिंग, शी इज़ नॉट सेइंग समथिंग, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन पूछने के बाद उसने सिर्फ 5 का आंसर सही दिया और गलत 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 बोले, पर फिर भी सेशन चलता गया चलता गया चलता गया। 1-1.5 घंटे के बाद शी टेल्स मी मैं गांधी जी को देख रही हूँ। कहाँ बैठे हैं? पेड़ के नीचे। किसके साथ बैठे? कस्तूरबा जी के साथ बैठे। तुम कहाँ से देख रही हो उनको? वो कह रही मैं झाड़ू मार रही हूँ। शी इज स्वीपिंग द आश्रम। शी इज नॉट गांधी जी। पर क्यों उसने अपने आप को गांधी जी के रूप में देखा फिर? क्योंकि शी वॉज ए विडो हु वॉज वर्किंग इन द आश्रम, एंड द ओनली पर्सन जिसके बारे में बात होती थी वो गांधी जी के बारे में बात होती थी। सुबह शाम रात गांधी जी गांधी जी गांधी जी। वो जाती थी, सफाई करती थी, गांधी जी को देखती बैठती थी। ये तो उसके जहन में एक ही इमेज फिट हो गया था व्हेन शी डाइड, गांधी जी, बस। तो दैट इज व्हाई शी थॉट शी वाज गांधी जी। कई बार होता है ना, यू आइडेंटिफाई विथ अ रोल मॉडल। बच्चे जैसे अपने पिता के साथ आइडेंटिफाई करते, वो पिता जैसे बनना चाहते हैं, करेक्ट। जैसे आप अगर स्टूडेंट है एंड यू लाइक ए टीचर, तो क्या होता है? यू वांट टू बी लाइक योर गुरु, यू आइडेंटिफाई विथ योर गुरु। इसी तरह से शायद इस सोल ने गांधी जी के साथ अपने आप को जोड़ दिया था। सो इनिशियली सेशन में कई लोग ऐसे बोलते हैं, बट यू वेट, आप वेट करो, लेट द सेशन कंटिन्यू। You know she is not Gandhi ji because she has not answered any questions, ठीक है। But why is she talking about Gandhi ji then? तो give her time and she will say who she really is. ऐसे बहुत लोग मेरे पास आए हैं जिन्होंने अपने आप को फेमस, इनिशियली फेमस बोलते हैं, पर जैसे जैसे सेशन कंटिन्यू होगा ना, वैसे वैसे दे विल सी कि वो उस पीरियड या ईरा में रहे हुए हैं जहाँ पे वो फेमस व्यक्ति बहुत इम्पॉर्टेंट था उनके लिए। दिस इज़ व्हाट हैपन्स। सो आई डोंट नो कि लोग क्यों इस तरह से बोलते हैं। मैम, जो डिसबिलीवर्स हैं मतलब पास्ट लाइफ के कॉन्सेप्ट के, उनके लिए कोई एक मतलब शॉर्ट मैसेज आप? शॉर्ट मैसेज यही कहूँगी, देयर इज़ ए थेरेपिस्ट कॉल्ड डॉक्टर ब्रूस गोल्डबर्ग। उन्होंने ये कहा था, इट्स ओके इफ़ यू डोंट बिलीव इन पास्ट लाइफ टुडे, यू विल बिलीव इन इट सम लाइफ टाइम और दी अदर। तो मैं यही कहना चाहूँगी सबसे। जी मैम, जब हमारी रिसर्च टीम प्रिपेयर कर रही थी कि आपसे कैसे कैसे सवाल कर सकते हैं, तो एक सवाल आया सोल कॉन्ट्रैक्ट, सोल अग्रीमेंट का। तो एग्जांपल्स जैसे आ रहे थे कि किसी के मनी ब्लॉकेजेस होते हैं, मनी के साथ कंफर्टेबल नहीं होते, किसी के हेल्थ प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस किए, रिलेशनशिप इश्यूज़ भी आते हैं। तो उसमें कई लोगों को इनर चाइल्ड से हीलिंग हो जाती है, बट कई लोगों के, जैसे आपने हल्का जिक्र भी किया, पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है। तो जो कार्मिक अकाउंट है हमारा, जैसे आपने बिटवीन जो पीरियड है ना रीबर्थ का और डेथ और रीबर्थ का, तो वेटिंग पीरियड डिपेंड्स ऑन कि कार्मिक अकाउंट किसके साथ कैसा है, सोल की डिज़ायर्स।
तो सोल कॉन्ट्रैक्ट्स और सोल अग्रीमेंट्स पे बेस्ड होता है वो रीबर्थ कहीं ना कहीं, ये हम कह सकते हैं। हाँ, देयर इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, डेफिनेटली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। और जैसे एक एग्जांपल मैं दे सकती हूँ। लेट्स से अ लेडी, ओके, शी वाज बोर्न इन मेक्सिको, ओके, and she was a male in that lifetime, ran away from home and did not fulfill her responsibilities. पेरेंट्स की तरफ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं की। लड़का था, 18 साल की उम्र में भाग गया, ठीक है। वो उसका पूर्व जीवन था। अब इस जीवन में जेंडर चेंज, अब वो स्त्री है, वुमन, बॉर्न इन इंडिया। क्यों सोल ने चेंज किया मेक्सिको से इंडिया आना? क्यों उसने जेंडर चेंज किया? वहाँ पे पुरुष, यहाँ पे स्त्री। वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं की, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने के लिए द सोल हैज़ अराइव्ड इन इंडिया इन द बॉडी ऑफ ए वूमन। अब वहाँ पे एट द मोमेंट ऑफ डेथ, एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, एट द मोमेंट ऑफ डेथ अगर आप रिग्रेट से मरते हैं, अपने आप को दोषी मान के मरते हैं, आपको लगता है कि नहीं मुझे अपने पिताजी की चीज़ें फुलफ़िल करनी चाहिए थी पर मैंने नहीं की, तो मुझे रिग्रेट है कि अरे आई विश ही इज़ माई फादर अगेन। अगर वो मेरे पिताजी वापस बन के आएंगे तो मैं उनकी बात सुनूंगी। अब नाउ दिस सोल इज़ बॉर्न इन इंडिया, अब फादर की बात नहीं सुनी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, भाग गया लड़का। नाउ शी वॉन्ट्स द फादर बैक सो दैट शी कैन लिसन टू द फादर, जो उसके फादर की रिक्वायरमेंट है ये पूरी कर सके। तो अभी इसका जन्म हिंदुस्तान में हुआ एज ए वूमन इन द सेम फैमिली जहाँ पे इनके पिताजी वापस बन के आए हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट है, सोल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। अब वहाँ पे शादी नहीं की, लड़के ने भाग गया। अब यहाँ पे क्या होगा? लड़की शादी करेगी, क्योंकि जो फुलफिल नहीं हुआ वो यहाँ फुलफिल करेगी, कॉन्ट्रैक्ट ही वो है, करेक्ट है। तो पिताजी ने इस लड़की की शादी 18 साल में कर दी, क्योंकि वहाँ 18 साल में लड़का भाग गया था। सो सेम थिंग इज रिपीटिंग नाउ। कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि पापा आप फिक्र न करो, अभी आप मेरे पापा बन के आएंगे तो मैं आपकी बात सुनूंगी और 18 साल की उम्र में मैं शादी कर दूंगी। सी टू इट कि आप मेरी शादी 18 साल की उम्र में कर दो, राइट। अब जन्म हुआ है इंडिया में, अब इंडिया में बहुत सारे कम्युनिटीज़ है, कस्टम्स है, कास्ट्स है, तो अब इस सोल को डिसाइड करना पड़ेगा मेरा जन्म कहाँ लूँ मैं। मारवाड़ी कम्युनिटी में लूँ, बनिया कम्युनिटी में लूँ, साउथ इंडिया में लूँ, तमिल, ये चॉइसेस बहुत है उसके लिए। तो इसका जन्म कहाँ होगा, तुम बता सकते हो? राजस्थान जैसी जगह। करेक्ट, वेरी गुड। तो इसका जन्म कहाँ होगा? ऐसी जगह पे जहाँ पे शादियाँ जल्दी होती है, पढ़ाई लिखाई कम होती है। इमेजिन सोल को कितना सोचना पड़ेगा, है ना, कि जन्म कहाँ लूँगा, स्त्री या पुरुष बनूंगा। तो ये सब कॉन्ट्रैक्ट होता है। दिस इज हाउ सोल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अग्रीमेंट्स आर क्रिएटेड, करेक्ट। जब इस लड़की को, एक्चुअली इट्स अ केस है, रियल केस है ये, जहाँ पे इस लड़की को जब ये पता, क्योंकि शी केम टू मी एंग्री विथ हर फादर कि मेरे पिताजी ने मेरी शादी जल्दी कर दी, इससे मेरी पढ़ाई लिखाई नहीं हुई। पर जब उसने ये एक्सपीरियंस किया और ये देखा, ये तो मैंने ही चूज किया है ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे पिताजी के साथ कि पापा आप मेरी शादी जल्दी कर दो, अब गुस्सा गायब हो गया, बिकॉज दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट। सो ऐसी भी जब चीज़ें होती है, तो आपको पता चलता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या है किसी व्यक्ति के साथ में, तो भी वो रिश्ता ठीक हो सकता है। जी मैम, तो जैसे अभी हम बात भी कर रहे थे कि सिर्फ पास्ट लाइफ जानना काफ़ी नहीं है, प्रेजेंट में ये लर्निंग भी लेनी है कि तब का इमोशन तब छोड़ दो और एक्सेप्टेंस, फॉरगिवनेस, ग्रेटिट्यूड, इन हायर वाइब्रेशनल इमोशंस में रहें। ये प्रेजेंट मोमेंट में रहना है और उस पास्ट लाइफ की इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके अपने आप को आगे हम फ्री होके जी सकते, बॉन्डेज में नहीं बनेंगे। तो जैसे हमने आर्ट बेस्ड थेरेपीज़ की बात की इनर चाइल्ड के लिए, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस की बात की, फैमिली कॉन्स्टेलेशंस का जो कॉन्सेप्ट है, ये इसको थोड़ा आप बता सकते हैं ब्रेक डाउन करके? सो फैमिली कॉन्स्टेलेशन या ट्रांस के जनरेशनल हीलिंग बोलते हैं उसको, राइट, बियॉन्ड जनरेशंस। तो इसको हम
हम कहते पितृदोष की हीलिंग भी कह सकते हैं, सेम चीज़ें हैं, ठीक है ना। स्पिरिट, एंसेस्ट्रल स्पिरिट रिलीज, हाँ, एंसेस्ट्रल स्पिरिट रिलीज है, या ट्रांजैक्शनल ट्रांसजेनरेशनल, हाँ ट्रांसजेनरेशनल हीलिंग है, या फैमिली कॉन्स्टलेशन है। तो इसमें हम ये मानते हैं, सपोज एक परिवार में 4 भाई है, एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि 3 भाई में कोई पितृदोष नहीं है, पर चौथा भाई की कुंडली में पितृदोष है। तो ये बड़ा अजीब है ना। पितृ तो सेम ही है सबके। हाँ, एक ही फैमिली है, तो 3 की कुंडली में क्यों नहीं है और चौथे की कुंडली में क्यों है, ये क्वेश्चन पूछना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि जिस व्यक्ति के कुंडली में पितृदोष है वो कौन है, वही पितृ है, वही पितृ है जिसने कभी किसी जीवन में हानि पहुंचाई होगी किसी को, एंड ही इज कैरिंग द कर्स, इसलिए उसकी कुंडली में पितृदोष है ना, दूसरे की नहीं है। सो दिस पर्सन इज द पितृ, ही इज हिज ओन एंसेस्टर। मोमेंट यू अंडरस्टैंड दिस, इसका मतलब है कि ही नीड्स हीलिंग। अब आप उसको फैमिली कॉन्स्टलेशन से करो, आप उसको पास्ट लाइफ थेरेपी से करो, आप कोई और मोडालिटी यूज़ करके करो, ठीक है, बट इसके ही इज कैरिंग समथिंग। अब फैमिली कॉन्स्टलेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग मोडालिटी है, क्योंकि मैंने आर्ट बेस्ड थेरेपी के बारे में, ड्रामा के बारे में, रोल प्ले के बारे में यूज़ किया, राइट। तो इसमें भी इसमें ग्रुप चाहिए, राइट। सो अलग अलग लोग अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करेंगे, इसके लिए फैमिली ट्री बनाना ज़रूरी है। तो जैसे काम करती हूँ तो मैं उनको कहूँगी पहले एक फैमिली ट्री बनाइए, ठीक है, कि आपको पता चले कि आप 4 भाई है, फिर फादर, उसके ब्रदर, ये वो, और देखिए कि कौन कौन ये दोष कैरी कर रहा है। अब कैसे पता, अब सबकी तो कुंडली नहीं बनाएंगे ना, बट दोष कैरी करने से आपकी लाइफ में क्या दिक्कत आ रही है। सो ही विल से दैट मैम मुझे लेट अस से स्किन की एलर्जी है, और मुझे वरीड नहीं, स्किन की एलर्जी, लेट अस से एक मेरे पास केस आया था, उसको रात को सपने आते थे सांप के, एक आया था मेरे पास, उसको रात को सांप के सपने आते थे। ही केम टू सी मी फॉर द ड्रीम्स ऑफ स्नेक्स, ठीक है, एंड उसके बेटे को भी आ रहे थे सांप के सपने, 9-10 साल का लड़का था, उसको भी सांप के सपने आ रहे थे। जब मैंने उसकी केस हिस्ट्री ली तो मैंने ऐसे ही पूछा उसको, चलिए आपको रात को सपने आते तो और कोई मतलब फैमिली में, बोले मेरे फादर को भी आते थे। मैंने कहा ओके, मैंने कहा आप ऐसे करिए कि आप एक फैमिली ट्री बनाइए पहले तो, है ना, फाइंड आउट करिए कि दिन ही से। तो मैंने कहा चलिए रात को सपने आते हैं तो आपको कोई और दिक्कतें आ रही। मैंने कहा ये सर मेरे पास पैसे रहते नहीं हैं, मतलब मैं पैसे कमाता हूँ बहुत, बिकॉज यू डोंट हैव टू ओनली लुक एट वन थिंग, अलग अलग चीज़ें देखनी है आपको, राइट। तो उन्होंने कहा कि मैं आई अर्न मनी बट पैसे मेरे पता नहीं हाथ से, मैं सेव नहीं कर पा रहा हूँ पैसे। मेरे फादर की भी देन ही थॉट कि मेरे फादर की भी यही प्रॉब्लम है, वो भी पैसे नहीं सेव, उसके जो 3-4 ब्रदर है मैम दे आर ऑल ओके, मेरे फादर। आई सेड नाउ यू मेक अ फैमिली ट्री बनाओ एंड फाइंड आउट करो कौन कौन है जो सक्सेसफुल नहीं है, जिनके हाथ में पैसे रुकते नहीं, या जो मतलब हैंड टू माउथ है। जब उन्होंने फैमिली ट्री बनाई तो उन्होंने खुद को, उनको पता चला एक चाचा थे, कोई ये था वो था, मतलब 3-4-5 लोग थे, ऑल ऑफ देम आर हैविंग दिस प्रॉब्लम ऑफ नॉट अर्निंग इनफ और नॉट सेविंग इनफ मनी। देन वी डिड द फैमिली कॉन्स्टलेशन, फिर हमने फैमिली कॉन्स्टलेशन किया जहाँ पे ये जो 4-5 लोग थे जिनको सिमिलर प्रॉब्लम थी, इनको उस फैमिली कॉन्स्टलेशन में रोल प्लेइंग के लिए डाला गया। एंड देन अब वो फियर ऑफ वो जो स्नेक का था वो तो था ही, ठीक है, पर ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था क्योंकि इसके द्वारा हम वो पितृदोष को हटा सकते थे, राइट। एंड स्नेक्स इज ऑल्सो अ साइन ऑफ एंसेस्ट्रल कर्स और समथिंग लाइक दैट। तो जब वो कॉन्स्टलेशन किया गया तब काफ़ी चीज़ें इनको पता चली कि पूर्व जीवन में वो सब इट कैन ऑल कम इन फैमिली कॉन्स्टलेशन। तो पता चला कि किसी जीवन में कोई चाचा ने 2 लोगों को एक लैंड में मरवा के दफना दिया था, और वो यही थे, द सेम मैन जिसको ये स्नेक के सपने आते हैं और ये सब प्रॉब्लम्स हो रही हैं, पितृदोष कैरी कर रहे हैं। And after that constellation, his dreams of snakes vanished. दो हमने स्नेक के ऊपर काम किया ही नहीं था, बट
ही वॉज ऑल राइट. तो फैमिली कॉन्स्टलेशन बहुत ही डीप साइंस है. इट्स मच डीपर देन पास्ट लाइफ थेरेपी, लेट मी टेल यू. बिकॉज इसमें हम एंसेस्ट्रल चीज़ों को देख रहे हैं इन अ ब्यूटिफुल वे. मैं शेयर कर सकती हूँ. आई वॉज डायग्नाइज विद लेट अस से आई कंडीशन जिसको हम कहते हैं ग्लोकोमा, क्लोज्ड एंगल ग्लोकोमा, 2015 में शायद. तो मैंने सोचा कि मुझे क्यों ग्लोकोमा हो, मतलब मुझे क्यों डायग्नोसिस हुई है ग्लोकोमा की. क्योंकि मेरी फैमिली में ग्लोकोमा हिस्ट्री है, बट इट्स ओनली मेल्स, नो फीमेल्स. ओके. तो मेरे काका जी, मतलब चाचाज जो थे, उनको ग्लोकोमा था एंड दे वेंट ब्लाइंड. मेरे दादी माँ, मतलब मेरी जो ग्रैंड मदर है, उनके जो 2 भाई थे, दे हैड ग्लोकोमा, दे वेंट ब्लाइंड. मुझे हिस्ट्री पता है, ठीक है. तो मैंने सोचा कि मुझे क्यों मतलब मेल्स को ग्लोकोमा हुआ है फैमिली में, पर मुझे क्यों व्हाई एम आई कैरिंग दिस, मैं क्यों कैरी कर रही हूँ ये. तो फिर आई वेंट फॉर माई फैमिली कॉन्स्टलेशन डॉक्टर न्यूटन के पास. उनको पता है ये इसके बारे में, इसलिए मैं बोल सकती हूँ. तो मैं गई थी मेरी खुद की हीलिंग के लिए, ऐसी ग्रुप में जो हमारा वर्कशॉप जो होता है उसमें. हालांकि ये मुझे पता नहीं था, ये हिस्ट्री जो आई थी इन द फैमिली कॉन्स्टलेशन, कि पूर्व जीवन में मैं फूई थी, मतलब मेरे ग्रैंडफादर की सिस्टर पूर्व जीवन में मैं थी. एंड I was thrown out of the house for some reason. I was about 80 or something. Some लोगों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था और मैंने कर्स किया था कि जिस तरह से तुम मुझे देख रहे हो आज, तुम एक टाइम आएगा कि तुम नहीं देख पाओगे. ऐसा कुछ तो भी था. That is why I am that ancestor. I am carrying the dosha. I am suffering. After that constellation, believe नहीं करोगे तुम, but आई वेंट, दवाई में डाल रही थी वो ग्लोकोमा की दवाई, करेक्ट है. 6 महीने मैंने दवाई डाली, नो प्रॉब्लम, मतलब ठीक है, आंखें वैसी जैसी थी, ठीक थी. बट 6 महीने बाद आफ्टर द कॉन्स्टलेशन वही दवाई मेरी आंखों को रेड कर रही थी, लाल कर रही थी. आई वेंट बैक टू द ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट. उन्होंने कहा कि ऐसा होना नहीं चाहिए बिकॉज सेम दवाई हम देते हैं तो ऐसा. मैंने कहा पता नहीं सर, देखिए मेरी आंखें. बोले हाँ लाल हो रही है. तो उन्होंने और 2 टेस्ट किए, ड्राई आइज़, ये वो सब किया. बोले ड्राई आइज़ भी नहीं है आपको, ऐसे करो. तो कुछ किया तुमने? मैंने कहा नहीं. ही डजंट नो माई वर्क, तो इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ बोला नहीं उनको. उन्होंने कहा भाई तुम ऐसे करो, बंद कर दो और देखो. मैंने बंद कर दी. देन ये सर तुम्हें टेस्ट करवा दो वापस, बिकॉज वो एक टेस्ट होती है ना ग्लोकोमा की, पेरीमेट्री बोलते हैं उसको. तो आई वेंट बैक एंड डिड द पेरीमेट्री. ही सेड यू डोंट हैव ग्लोकोमा. तो ये मेरी खुद की हीलिंग मैं बता रही हूँ फैमिली कॉन्स्टलेशन से. डायग्नाइज्ड विद ग्लोकोमा इन 2015 इन February, एंड आई वेंट फॉर माई कॉन्स्टलेशन वर्क इन June. आफ्टर दैट अक्टूबर तक मैंने फिर भी दवाई डाली, मेरी दवाई आंखें लाल होती गई. और अक्टूबर में जब when I went to Rishikesh and then I went back to the ophthalmologist, after that, today is 2024, I don't have glaucoma. So ancestral healing, ancestral spirit release therapy जो है या family constellation है, ये बहुत powerful है. But yes, you must have a proper constellator जिनको अक्ल है कैसे करना है, फैमिली ट्री कैसे प्रिपेयर करनी है, किस तरह के रोल प्लेइंग के लिए लोगों को सिलेक्ट करना है, किस तरह से कंडीशन आपको कौन सी कंडीशन के ऊपर काम करना है. सो इट रिक्वायर्स सम प्री वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट. फिर आप कर सकते. अगेन मैं कहना चाहती हूँ फैमिली कॉन्स्टलेशन के लिए डू नॉट यूज़ पीपल हु आर गोइंग थ्रू मेंटल सिकनेस. कई कॉन्स्टलेटर्स ये मैंने पढ़ा भी है और मैंने सुना भी है, जो व्यक्ति डिप्रेशन में है उसको यूज़ करते हैं इन द कॉन्स्टलेशन. नो, दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड और करना भी नहीं चाहिए आपको. यस, उनको न यूज़ करके यू कैन यूज़ समबडी एल्स to play the role of the person who is depressed, but do not use the person, because constellation में कई बार, जैसे I was watching my constellation taking shape, correct है, कोई और प्ले कर रहा था ना मेरा रोल, करेक्ट है, but then Dr. Newton placed me at a point in that role, removing that person. तो ये कॉन्स्टलेशन में हम करते हैं ये, बट अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में तो उसको प्लेस नहीं करना चाहिए कॉन्स्टलेशन में. ये थोड़ा आपको केयरफुल रहना चाहिए इसमें. मैम, ये तो बात रही फैमिली कॉन्स्टलेशंस की.
अभी सोल अग्रीमेंट्स में जैसे हम बात कर रहे थे, तो जो स्टोरीज के एग्जांपल्स आपने बताया उसमें एक बात जो मुझे समझ में आई कि इस जन्म में किसी की कोई बहुत डीप डिज़ायर होती है तो वो कार्मिक अकाउंट वो बन जाता है, जो फिर सोल कॉन्ट्रैक्ट, सोल अग्रीमेंट फुलफ़िल करने के लिए रीबर्थ का प्रोसेस होता है। तो हाँ, आत्मा अमर है, पर ये शास्त्रों में ये ऐसे कहा जाता है ना कि मोक्ष की प्राप्ति, जहाँ मोह का क्षय हो जाए वो मोक्ष है। मोह अटैचमेंट जितना नहीं रखना है लोगों से, तो लोगों से, चीज़ों से, वर्ल्डली डिज़ायर्स नहीं रखनी है। तो जो स्पिरिचुअल ग्रोथ चूज़ करेंगे लोग, तो जैसे मोस्ट ऑफ द ऑडियंस जो है हमारी वो मतलब स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस वाले हैं, वेजिटेरियन हैं, मेडिटेशन साधना करते हैं। तो जो स्पिरिचुअल सीकर्स हैं, ये इनके जो सोल कॉन्ट्रैक्ट्स और सोल अग्रीमेंट्स हैं वो भी उसी तरीके के होते होंगे कि वो एक ऐसे वूम्ब चुनते होंगे जो उनकी उस तरह की परवरिश करे। तो इनकी लाइफ में ये अपनी मेडिटेशन साधना अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल क्वेश्चन को अपने और फर्दर करने के लिए क्या आप इनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? ऑलरेडी जो स्पिरिचुअल सीकर है और वो लाइफ में उनके डिज़ायर्स भी उस तरीके की ही हैं कि मेरे को तो ध्यान साधना करनी है, मुझे तो मेडिटेशन का प्रचार करना है, तो लाइट वर्कर काइंड ऑफ बनना है, तो इनको क्या सजेशन देना चाहेंगे जिनकी ऐसी डिज़ायर है? तो वी आर ऑल स्पिरिचुअल। जैसे थोड़े टाइम पहले तुमने कहा कि पत्री जी हमेशा कहते थे कि वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स हैविंग ए फिजिकल एक्सपीरियंस, है ना। तो अगर हम स्पिरिचुअल बीइंग्स है हैविंग ए फिजिकल एक्सपीरियंस, तो हमें करना है स्पिरिचुअल डोनेशन। करेक्ट। स्पिरिचुअल डोनेशन का मतलब क्या है? मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। जनरली लोग सोचते हैं कि डोनेशन मतलब मटेरियल, पैसे, वक्त, या कोई भी ऑब्जेक्ट्स, यू नो, खाना पीना। ये मैं मानती हूँ स्पिरिचुअल डोनेशन का मतलब है, अगर मुझे स्पिरिचुअली, तुमने मोक्ष के बारे में बात की ना, डाई एम्प्टी, है ना, खाली, मैं तो खाली जाना है मुझे, ठीक है। तो मुझे क्या डोनेट करना है? सपोज मेरे पास 100% काइंडनेस है, मेरे पास, आई एम वेरी काइंड, तो मेरे पास बहुत है ना काइंडनेस। क्या मैं 20% काइंडनेस, जो काइंड नहीं है, उसको दे, कैन आई डोनेट दैट इन माई प्रेयर? सपोज मेरी मदर इन लॉ इज़ नॉट ए काइंड पर्सन, बट आई हैव लॉट ऑफ काइंडनेस इन मी। ड्यूरिंग माई प्रेयर मैं प्रे कर सकती हूँ कि मेरे अंदर जो 20% काइंडनेस मैं अपनी मदर इन लॉ को डोनेट करती हूँ। या मेरे पास ऑनेस्टी, आई एम वेरी ऑनेस्ट, और मेरा बेटा ऑनेस्ट नहीं है, मैं चाहती हूँ कि वो ऑनेस्ट बने। मैं बोल सकती हूँ बेटा ऑनेस्ट बनो, सच बोलो, है ना, पर वो नहीं कर रहा है। कैसे करे उसको, कैसे ठीक करे इस बेटे को? पर मेरे पास है, आई एम वेरी ऑनेस्ट। मैं प्रे कर सकती हूँ कि मेरे अंदर की जो 30% ऑनेस्टी है, आई डोनेटेड टू माई सन। दिस इज स्पिरिचुअल डोनेशन। आप डोनेट करिए। इफ़ यू आर ए स्पिरिचुअल बीइंग, जब मैं ये बोलती हूँ लोगों को तो लोग कहते हो मैम फिर तो मेरे अंदर की काइंडनेस तो कम हो जाएगी। कैसे हो सकती है कम? है ना, नहीं हो सकती। प्यार कभी कम होता है? प्यार तो ऐसी चीज़ है जो हमेशा बढ़ता जाता है। इफ़ यू आर ट्रूली ए स्पिरिचुअल बीइंग, यू आर फ्लोइंग विथ लव, ओवरफ्लोइंग विथ लव, ओवरफ्लोइंग विथ काइंडनेस, ओवरफ्लोइंग विथ ऑनेस्टी, ओवरफ्लोइंग विथ पेशेंस, है ना। मेरे हस्बैंड में पेशेंस नहीं है, एक्चुअली नहीं है मेरे हस्बैंड में पेशेंस। तो एवरी डे मैं प्रे कर, मेरे पास बहुत पेशेंस है। जब मैं छोटी थी, कॉलेज में जाती थी, तो ऑटोज़ नहीं थी तब, ठीक है ना, तो मैं बस में 1 घंटा, आई कैन वेट एट द बस स्टॉप, आराम से बस आएगी मैं जाऊँगी। मेरी मम्मी कहती तो 1 घंटा रुकी? मैंने कहा मम्मा बस आएगी तब तो मुझे ले जाएगी। आई हैव लॉट ऑफ पेशेंस। तो मैं रोज़ प्रे करती हूँ कि मेरे अंदर की 50% डोनेशन मैं अपने हस्बैंड को पेशेंस की देना चाहती हूँ। ओवर द ईयर्स ही हैज़ बिकम पेशेंट। सो आपके पास क्या है ना, उसको आप डोनेट करिए। एज ए स्पिरिचुअल पर्सन यू हैव टू डू स्पिरिचुअल डोनेशन। तब जाके आप धीरे धीरे
आपको पता चलेगा कि कैसे आप चीज़ें डोनेट कर सकते हैं. एंड स्लोली स्लोली यू विल फील एज इफ यू आर फ्लोइंग बिकॉज यू आर गिविंग. नो, जितना दोगे उतना पाओगे. अगर मैं 50% पेशेंस किसी को डोनेट कर रही हूँ तो मुझे और पेशेंस मिलेगी डोनेट करने के लिए. व्हेन यू स्टॉप थिंकिंग ऑफ मटीरियल डोनेशन एंड स्टार्ट थिंकिंग ऑफ स्पिरिचुअल डोनेशन, यू विल बिकम अ डिफरेंट पर्सन. क्या बात है मैम. जैसे डोनेशन में आपने जो एग्जांपल्स दिए उसमें भी हाई वाइब्रेशनल इमोशंस जो हैं उनको डोनेट करने की बात की. इससे मुझे इमोशन से याद आया EMDR. तो जो आर्ट बेस्ड थेरेपी और इनर चाइल्ड ट्रांजैक्शनल एनालिसिस जो बात कर रहे थे हम, तो वहाँ आपने मूवमेंट थेरेपी ऐसे बताया था. तो जो EMDR, आई मूवमेंट डिसेंसिटाइज, वो एक बार बताएंगे. So EMDR is eye movement desensitization and processing therapy. रीप्रोसेस करना किसी इमोशन को. हम प्रोसेस कर रहे हैं पर रीप्रोसेस नहीं कर रहे. तो ये एक इतनी कोई पुरानी थेरेपी नहीं है. थोड़े टाइम पहले आई गॉट ट्रेन्ड, आई थिंक इन, आई डोंट रिमेंबर, बट आई थिंक 10 साल हो गए होंगे, 10-12 साल हो गए होंगे ट्रेनिंग लिए हुए EMDR की. तो इसमें क्या है कि what is the scientific base of EMDR? तो जो व्यक्ति है जिन्होंने EMDR का आई मीन हु फाउंड कि चलो ये एक थेरेपी का किया जाए, उसका नाम है फ्रांसिस्कन शपीरो लेडी है. ठीक है. तो शी वॉज डिप्रेस्ड. दिस पर्टिकुलर लेडी वॉज डिप्रेस्ड. शी वॉज अ साइंटिस्ट थी वो. ओके, लाइक अ रिसर्चर थी. तो वो डिप्रेशन में थी एंड शी केम आउट ऑफ रिसर्च सेंटर से बाहर निकली, पार्क में गई, पार्क में बैठी, और आफ्टर अबाउट 1 hour और समथिंग उसको लगा कि शी इज़ फीलिंग बेटर. तो उसको बिकॉज शी वॉज अ रिसर्चर, तो उसने कहा कि ऐसा क्या किया है मैंने कि 1 घंटे में आई एम फीलिंग बेटर. कुछ तो किया होगा मैंने, पर मैंने कुछ किया तो नहीं, मैं तो बैठी हुई बेंच पे. तो देन शी सेड व्हाट वाज मूविंग इन माय बॉडी. एज ए रिसर्चर वो रिसर्च कर रही थी अपने ऊपर. तो उसने सोचा कि एक ही चीज़ है जो मूव कर रही थी, वो है मेरी आंखें. मैं यहाँ देख रही थी, यहाँ देख रही थी, यहाँ देख रही थी, यहाँ देख रही थी, और तो मैंने कुछ किया नहीं, ना मैंने सोचा किसी चीज़ के बारे में. तो क्या आंखों की मूवमेंट से आई कैन फील बेटर? कैन समथिंग चेंज इन माई ब्रेन? फिर उसने रिसर्च किया उसके ऊपर. बहुत सारे लोगों को उसने एज सैम्पल जैसे होता है ना रिसर्च में, तो बुलाया गया. एंड शी फाउंड आउट दैट जस्ट बाय मूविंग योर आईज, एक मेमोरी जो आपके अंदर है, जो डिफ़िकल्ट मेमोरी या जहाँ पे आपको परेशानी भरी मेमोरी है, वो बदल सकती है. इसके साथ में आपकी हीलिंग हो सकती है. सो आई हैव डन अ लॉट ऑफ पेशेंट्स विद यूजिंग दिस टेक्निक. And I use EMDR also for past life therapy. मैंने EMDR को past life therapy का एक टेक्निक बनाया हुआ है. मैं डेमॉन्स्ट्रेट कर सकती हूँ जैसे तुम देख रहे हो मुझे. ठीक है. ट्रांस में जाने के लिए या हिप्नोटिक स्टेट में जाने के लिए आप आई मूवमेंट यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. जैसे मैंने ये आंखें ऐसे ऐसे फिंगर घुमाया, तुम देखो इस फिंगर को, सर नहीं घुमाना है, सिर्फ आंखें. अब जैसे जैसे मैं उंगली घुमा रही हूँ, आई वॉन्ट यू टू ऑब्जर्व योर माइंड. उसमें थॉट्स कितने हैं, कितने थे, और जैसे जैसे तुम देखते जा रहे हो, क्या थॉट्स इंक्रीज हो रहे हैं, कम हो रहे हैं? आर यू फीलिंग कामर, पीसफुल? आर योर आईज बिकमिंग लिटिल हैवी? Do you feel you want to close your eyes? How are you feeling? I want to close my eyes. Yeah. So eye movement. आपकी आंखें मूव की. इवन इन हिप्नोसिस हम यूज़ करते हैं, बट EMDR में देर इज़ अ काइंड ऑफ, क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं EMDR का काइंड प्रोटोकॉल. एक सर्टन सिस्टम है जिस तरह से हम ये यूज़ करेंगे, राइट. बट वी विल यूज़ आई मूवमेंट. हम ऐसे भी फिंगर मूव कर सकते हैं स्पीड पे.
फास्टर, स्लोअर, ठीक है, और उसका एक प्रोटोकॉल फॉलो करते 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 वी कैन टेक यू डीपर एंड देन एंटर अ पास्ट लाइफ। तो EMDR के द्वारा भी हम पूर्व जीवन में जा सकते हैं। तो EMDR भी मैं सिखाती हूँ मेरे स्टूडेंट्स को फॉर पास्ट लाइफ थेरेपी, बट इट इज़ डन फॉर स्टूडेंट्स जिन्होंने नहीं तो 50 PLR केसेस किए हैं, उन्हीं को मैं सिखाऊंगी, नॉट ए फ्रेशर, उनको नहीं सिखाऊंगी। तो इस तरह से अलग अलग टेक्निक्स भी हम PLR के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये टेक्निक हम बच्चों के साथ बहुत यूज़ करते हैं। दिस पर्टिकुलर जो मैंने तुम्हें बताया, नॉट फॉर हिप्नोसिस बट EMDR के द्वारा आपकी बिलीफ सिस्टम को हम टारगेट कर सकते हैं। सो देयर आर मेनी थिंग्स, इट्स अ ब्यूटिफुल टेक्निक। चिल्ड्रन के साथ यूज़ होती है, एडल्ट्स के साथ भी यूज़ करते हैं। क्यों टारगेट करते हैं बच्चों के बिलीफ सिस्टम को, मतलब किस इंटेंशन से? जैसे सपोज द चाइल्ड इज़ हैविंग लैक ऑफ कंसंट्रेशन और अटेंशन प्रॉब्लम्स या एंगर इश्यूज़। जैसे एक बच्चा मेरे पास आया था कई साल पहले जिसके साथ मैंने EMDR यूज़ किया था। तो ही हैड व्हाट वी कॉल देयर इज़ अ कंडीशन कॉल्ड ट्रिटोटिलोमेनिया। ओके, ट्रिटोटिलोमेनिया में क्या होता है कि बच्चा बाल खींचता है, बाल पुल करता है और बाल के अंदर छोटे छोटे पैचेस हो जाते हैं, बॉल्ड पैचेस हो जाते हैं, कि ट्रिटोटिलोमेनिया बोलते हैं उसको। वो अपनी लैशेस भी पुल करते हैं, ये भी पुल कर सकते हैं। ओके, आर्मपिट के बाल भी कई लोग पुल करते, जो जोड़े बड़े बच्चे हैं उनके साथ EMDR यूज़ मैंने किया है। 2-3 मेरे ऐसे बच्चे थे एंड दे हैड फियर। बच्चे के अंदर 6-7 साल का बच्चा था, मेरा पहला क्लाइंट जो था, बहुत ज़्यादा डर था उसको एंड उसके सपने जो थे कैन नाइटमेयर जैसे सपने आते थे, भयानक सपने आते थे उसको। और ही हैड दैट बी परफेक्ट ड्राइवर। तुमने बी परफेक्ट प्लीज़ मी के बात की थी ना अभी थोड़े टाइम पहले। तो 6-7 साल का बच्चा था, उसको हर चीज़ मतलब ऑब्सेसिव नहीं बोल सकते, बहुत छोटा है वो, बट बी परफेक्ट। जैसे मैंने किताबें ऐसे रखी तो ऐसी होनी चाहिए, ऐसा तो ऐसा ही होना चाहिए, उसके बुक्स ऐसे ही पैक होने चाहिए, सब चीज़ें उसमें थी। तो उसके गुस्सा आता था जब कोई फॉलो नहीं करता था उसको। उसके साथ हमने EMDR यूज़ किया था और आई थिंक 5-6 सेशंस किए थे उसके साथ में। ही वाज फाइन आफ्टर दैट। तो कई बार हर चीज़ में पास्ट लाइफ थेरेपी नहीं होती है ना, अलग अलग एज ए साइकोलॉजिस्ट आपको अलग अलग टेक्निक सीखनी पड़ती है, बिकॉज आपको पता नहीं कि क्लाइंट के लिए क्या सूटेबल है। सो मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करती कि जो मुझे कोई फ़ोन करेगा आपको पास्ट लाइफ थेरेपी करें। दो आई एम नोन फॉर पास्ट लाइफ थेरेपी, बट आई विल फाइंड आउट कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, कौन सी थेरेपी इसके लिए बेस्ट है ना। बिकॉज मैं अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहती, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ओके, ना क्लाइंट का टाइम बर्बाद करना चाहती हूँ। सो आई विल फाइंड आउट कि इसके लिए EMDR परफेक्ट है, इसके लिए ये परफेक्ट है, इसके लिए परफेक्ट है। अगर मुझे लगे पास्ट लाइफ थेरेपी इज लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, आई विल डू दैट। तो आप जैसे इस एज में भी इतने सीनियर होके भी आप अभी भी कंटिन्यू टू ओपन टू लर्निंग हैं, प्लस सिखाते भी हैं, इतना एक्सपीरियंस है आपको। तो जो थेरेपिस्ट्स की कम्युनिटी है इस पे बात करेंगे। इससे पहले जो रिवर्स बर्थिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे जानना है कि ये प्रतिप्रसव की ये क्रिया क्या होती है, क्या इसमें होता है? सो प्रतिप्रसव क्रिया इज मेंशन्ड इन पातंजलि योग सूत्र, ठीक है। प्रतिप्रसव माने पीछे जाना, ठीक है, गोइंग बैक इन टाइम। सेम चीज़ पास्ट लाइफ थेरेपी है, सेम ऑलरेडी पातंजलि योग सूत्र में इसका मेंशन्ड है, ठीक है, पर समहाउ स्ट्रक्चर नहीं हमारे पास कि कैसे किया जाए। आई एम श्योर स्ट्रक्चर भी होगा, मुझे नहीं पता शायद, बिकॉज मैंने योग सूत्र उतना कुछ नहीं पढ़ा है, तो ऑब्वियसली आई डोंट नो, बट आई एम श्योर कई गुणीजन है जो इसके बारे में जानते होंगे। पर मुझे लग रहा है कि वेस्टर्न साइकेट्री या साइकोलॉजिकल एसोसिएशंस या लोग जो डॉक्टर ब्रायन वाइज है या स्टीवनसन, तो खैर रिसर्चर है, वो तो थेरेपिस्ट नहीं है, पर और भी कई है, हेलन बैम्बैच है, डॉक्टर ब्रायन वाइज है, और भी कई लोग हैं, नाम में सिल्विया ब्राउन की भी किताब है। सिल्विया ब्राउन इज मोर क्या कहते हैं, शी लाइक अ चैनल। आई डोंट थिंक शी इज अ पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट, मुझे नहीं लग रहा। मतलब इस टॉपिक के अराउंड बुक्स हैं उनकी।
बहुत लोगों ने लिखा हुआ है, तो बट मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि वेस्टर्न वर्ल्ड ने हमें एक अच्छा स्ट्रक्चर दिया है, और आई थैंक देम फॉर द स्ट्रक्चर देव गिवन। स्क्रिप्ट्स दी गई है, कैसे करना है, स्टेजेस दिए गए हैं, है ना। पर एवरीथिंग कम्स विथ एक्सपीरियंस। मुझे लगता है आप सीख लो, पर फिर आप एक्सपीरियंस लो। यू शुड डू एटलीस्ट 1000 पेशेंट्स, मैं तो मानती हूँ। हाँ, 1000 पेशेंट्स आप करिए, बिकॉज इतने सारे पेशेंट्स का जो आपको एक्सपीरियंस होगा कि ओके दिस डिड नॉट वर्क, दिस वर्कड, ये शब्द मुझे नहीं इस्तेमाल करना चाहिए था, ये बोलना चाहिए था, या इस तरह का क्लोजर करना चाहिए था, इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड बोलना चाहिए था, इस तरह के पोस्ट हिप्नोटिक सजेशन मुझे देने चाहिए थे। ये कब होगा? अगर आप महीने में 1 पेशेंट करेंगे तो आपको एक्सपीरियंस 0 होगा, है ना। आपको हज़ारों पेशेंट्स, 1000 तो करने ही पड़ेंगे, तब जाके अलग अलग केसेस आप देखेंगे, अलग अलग तरीके से आप यू विल डू सेशंस। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज तो फिर 3-4 दिन का कोर्स करने के बाद आप अपने आप को थेरेपिस्ट माने, वो सही नहीं है। हमारा कॉन्वर्सेशन बार बार कम्युनिटी की तरफ डायरेक्ट हो रहा है। उससे जस्ट पहले थोड़ा सा अगर आप अलाउ करें, क्लेयर ऑडियंस के अराउंड बात कर सकते हैं। आप क्लेयर ऑडियंट हैं, तो ये क्या कॉन्सेप्ट इसमें, और क्लियर सेंटिएंट भी होता है बहुत सारे, इसका ये कॉन्सेप्ट क्या है तो बिगनर को अगर समझाने के लिए? तो क्लियर ऑडियंट को समझाने के लिए, कई लोग क्लियर ऑडियंट होते हैं, उनको सुनाई देता है। कई लोग क्लेयरवॉयंट होते हैं, उनको दिखाई देता है। कई लोग क्लेयर कैन कॉग्निसेंस होते हैं, उनको नोइंग से आता है। ये चीज़ें हमारे पंचकोश और पंचतत्व से जुड़ी हुई है, ये हमारे स्क्रिप्चर्स में है, ठीक है। अब इसको कैसे समझाया जाए? आजकल बहुत लोग करते हैं आकाशिक रीडिंग। अब आकाशिक रीडिंग क्या है? आकाशिक रीडिंग, पंचकोश और पंचतत्व, ये तीनों चीज़ें समझनी ज़रूरी है हमें। कैसे? अब आकाशा क्या है? सटलेस्ट, ठीक है। आकाशा मतलब ईथर, इंग्लिश में बोले तो ईथर, ठीक है। आकाशा किस चीज़ से जुड़ा है? ध्वनि, साउंड, राइट। तो जो व्यक्ति ध्वनि से जुड़ा है, आकाशा से जुड़ा है, वो क्लेरऑडियंट बन जाता है। इनके वॉइस में मिठास होती है। क्लेरऑडियंट लोग जो होते हैं, क्योंकि वो आकाश और ध्वनि से जुड़े हुए होते हैं और वो सुन सकते हैं उस फ्रीक्वेंसी को, इसलिए उनके वॉइस में मिठास होती है, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्लेरऑडियंट इज़ द हाईएस्ट बिकॉज इट इज़ कमिंग फ्रॉम साउंड, एंड साउंड इज़ आकाशा, माने ओपननेस, ठीक है। वो कहीं से भी आपको आवाज़ आ सकती। क्लेरऑडियंट लोगों को कैसे आवाज़ आती है? नाउ आई डिडंट नो आई वाज क्लेरऑडियंट, बट over the years obviously I've realized I'm clairaudient. It only happened post the death of my father. I never knew ये सब चीज़ें, okay, clairaudient, claircognizance, all this. But मेरे पापा की मृत्यु का समय और 2 दिन पहले जो मेरे पापा के साथ हुआ, where he demonstrated out of body experience, उन्होंने डेमॉन्स्ट्रेट किया। वो he was into yoga and मतलब he was basically एक philosopher थे, ठीक है। साधना कैसी करते थे मुझे नहीं पता, पर वो करते थे, कोई तो साधना करते थे, ठीक है। पर मृत्यु के पहले थर्सडे को जब उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उनकी डेथ हुई थी 14 नवंबर 1999, ही पास्ड अवे। ही डेमॉन्स्ट्रेटेड एन आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। आई नो ही यूज्ड टू हैव दीज एक्सपीरियंसेस, बट मैं कहती थी पापा ये सब मत करो, लाइक आई वॉज फियरफुल, कि ये सब क्यों कर रहे हो आप, एंड ऑल दैट स्टफ। बट दैट डे मैं नहीं भूल सकती ज़िंदगी में, बिकॉज उस दिन से मेरे ट्रांसफॉर्मेशनल लाइफ स्टार्ट हो गई। तो वो लेटे हुए थे, उन्होंने कहा बेटे तुम 3 बजे आ जाओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। तो मैंने कहा अच्छा मैं आ जाती हूँ। वेरी रेयर कि वो मुझे 3 बजे दोपहर में बुलाए काम से, बट आई वेंट देयर। उन्होंने कहा मैं लेटा हुआ हूँ, तो मेरा अपना हाथ यहाँ रखो, उनके फॉरहेड पे। तो मैंने हाथ रखा, सडनली उनका बॉडी ठंडा हो गया, एज वी वॉज डेड। फिर आफ्टर सम 3-4 मिनट्स अगेन उनका बॉडी वार्म हो गया, एंड ही ओपनड हिज आइज। उन्होंने कहा अब हाथ रखे रहो। अगेन ही क्लोज्ड हिज आइज,
अगेन बॉडी ठंडा हो गया, अगेन बॉडी वार्म हो गया। मैंने कहा पापा आप क्या कर रहे हो? आई न्यू ही वाज डूइंग सम साधना। मैंने कहा पापा आप क्या कर रहे हो, मत करो ये सब। तो ये सर बेटा इसी को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कहते हैं। जब आउट ऑफ बॉडी में जाता हूँ और मैं तुम्हें ऊपर से देख रहा हूँ और फिर मैं वापस अंदर आ रहा हूँ तो मेरी वार्म हो रही है, फिर कोल्ड हो रही है, वार्म हो रही है। मैंने कहा ये सब आप क्यों बोल रहे हैं, मतलब क्या ज़रूरत है ये सब, है ना, बताने की, बोलने की, ऑल दैट। इसलिए तुम्हें पता होना चाहिए ये सब चीज़ें। अभी पता नहीं क्यों ही डेमॉन्स्ट्रेटेड दिस वॉज अ थर्सडे एंड ऑन संडे आफ्टरनून ही पास्ड अवे। एंड जब वो उनका मतलब मैं उनके रूम में थी तब, तो उन्होंने मुझे ऐसे ही मतलब वो ना ही वॉज गोइंग इन एंड आउट ऑफ हिज बॉडी, मुझे पता चल रहा था बिकॉज उन्होंने थर्सडे मुझे डेमॉन्स्ट्रेट किया था ये, और संडे दोपहर में 12 या 12:30 को ही स्टार्टेड डेमॉन्स्ट्रेटिंग दिस। मेरी एक सिस्टर है, मेरे मासी की बेटी, वो थी और मैं थी, और वो बीच में थे बेड पे, मैं यहाँ थी और मेरी मासी की बेटी वहाँ थी, और वो मुझे कह रहे कि सर हाथ रखो, ये रखो, वो रखो। मेरी मासी की बेटी वंडर कर रही क्या हो रहा है। मतलब कई लोग आई एम श्योर बिलीव करेंगे कि आपका चैनल स्पिरिचुअल लोग देखते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया मेरी सिस्टर, मेरी रियल सिस्टर के बारे में जो US में थी। ही हैज़ नॉट गॉन टू हर हाउस, ही डज़ नॉट नो वो अभी कहाँ है, मतलब उस टाइम पे वो कहाँ थी। उन्होंने मुझे कहा था कहा उस टाइम पे कि तुम्हारी सिस्टर किसी दोस्त के घर पे डांस कर रही है, उसने स्पेगेटी का टॉप पहना है, उसके घर पे मेरी फ़ोटो इस राउंड टेबल पे रखी है, फ्रिज के ऊपर ये मैग्नेट्स है। ही हैज़ नेवर बीन देयर, न फोटोज़ भेजे। वो 99 में ऐसा कुछ गूगल कुछ ऐसा कुछ था नहीं कि ही हैज़ सीन हर हाउस ऑल्सो। एवरीथिंग लेटर ऑन मैंने चेक किया मेरी सिस्टर के साथ, बिल्कुल सही था। वॉट वॉज हैपनिंग? ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल। ही वॉज मूविंग आउट ऑफ द बॉडी, गोइंग टू US, सोचो, कमिंग बैक, telling us, again going there, again everything is happening within few seconds. आत्मा जो है इसकी स्पीड क्या होगी? मोर देन द स्पीड ऑफ लाइट। मैं तो ये मानती हूँ, ये पूरा दिस इज आकाश, है ना। तो क्लेयर ऑडियंट ये क्वालिटी मेरे अंदर मेरे पापा के जाने के बाद डेवलप हुई है। एंड हाउ डू आई नो आई एम क्लेयर ऑडियंट? बिकॉज आई कैन हियर, नॉट थिंक। थॉट से नहीं आ रहा है मुझे, न नोइंग से आ रहा है मुझे एक्चुअली सुनाई देता है। अगर मुझे आई डोंट डू मच ऑफ क्या कहते हैं मीडियमशिप, में नहीं करती हूँ ज़्यादा, बिकॉज मेरा वो मार्ग नहीं है, इसलिए मैं नहीं करती हूँ। बट कई बार मुझे ये चीज़ आ सकती है, स्पेशली किसी की डेथ, कोई मुझे फ़ोन करेगा कि मेरे पापा कोमा में है, वो क्या कहना चाहते हैं। इफ़ आई हैव दैट फीलिंग कि या मुझे मैसेज देना है, तो शायद मुझे सुनाई देगा। आई विल टेल देम तुम्हारे पापा की वॉइस रफ है, फास्ट बोलते हैं वो। आई डोंट नो दैट पर्सन कोमा में, बट आई कैन हियर दैट पर्सन। इट इज़ क्लियर ऑडियंट। तो आकाशिक स्पेस से क्लियर ऑडियंसी आ सकती है, ध्वनि आ सकती है। सम पीपल आर क्लियर ऑडियंट। ये बहुत ही रेयर है एक्चुअली। क्लियर ऑडियंसी बहुत ही कॉमन चीज़ नहीं है, बहुत ही रेयर होती है। ये अचानक डेवलप हो सकती है आपके अंदर, जैसे मेरे अंदर डेवलप हुई। सेकेंड स्टेज आकाश के बाद क्या है? वायु, राइट। सो वायु तत्व जो है वो किस कोशा से जुड़ा हुआ है? वो आपके विज्ञानमय कोश से जुड़ा हुआ है। जब कोई विज्ञानमय कोश या वायु तत्व से जुड़ा होगा, देयर विल बी क्लियर नोइंग, माने क्लियर क्या कहते हैं, कॉग्निसेंस। नोइंग से आपको वो इंफॉर्मेशन आ सकती है। देन थर्ड इज गोइंग टू बी अग्नि तत्व, विच इज अटैच टू द मनोमाया कोशा। इनको थॉट से आएगा। रीडिंग्स जो करते हैं ना, आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग्स, इनको थॉट से आ सकता है, करेक्ट है। और फिर लिए वाटर, एंड देन ऑफ कोर्स यू गो टू प्राणा, टू ध्यान से, थ्रू मेडिटेशन, थ्रू ब्रेथ वर्क भी आपको इंफॉर्मेशन आ सकती है। एंड देन पृथ्वी तत्व। तो इस तरह से हमें आकाशिक रीडिंग को समझना है। सम पीपल आर क्लियर ऑडियंट क्योंकि उनको सुनाई देता है। सो ये पंचकोश पंच तत्व इससे जुड़ा है, ये पूरा साइंस।
बट दिस इज़ नॉट एक्सप्लेन्ड इन वेस्टर्न साइकोलॉजी बुक्स. वो अलग तरीके से अपने आप को एक्सप्लेन करते, ओके, बट एक्चुअली दिस इज़ द साइंस. इस तरह से आप क्लेरऑडियन, क्लेरवॉयंट, इस तरह से आप देख पाएंगे लोगों को. मैम बहुत सुंदर तरीके से समझाया आपने. 2 क्वेश्चन आ रहे हैं. एक तो आकाशिक रिकॉर्ड्स, एक बिगनर को अगर बताना चाहें तो कैसे बताएंगे कि व्हाट आर आकाशिक रिकॉर्ड्स? अगर कोई इज़ न्यू इनटू मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअलिटी, एक जेन्युइन क्वेरी आती है अगर. हमारे सभी जीवन, चाहे वो पशु के हो, चाहे व्यक्ति के हो, मतलब पुरुष के हो, पशु के हो, जैसे कहनो वेदांत में देयर आर 4 किंगडम्स, करेक्ट है. यू हैव द मिनरल किंगडम, you have the plant kingdom, you have the animal and पशु योनि and human योनि. तो हमारी आत्मा जो है वो इन सभी योनियों से गुजरी हुई है, करेक्ट है. तो इन सभी के रिकॉर्ड्स कहीं ना कहीं तो होंगे. तो दे आर इन ए लाइब्रेरी. ऐसे सोचो कि एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर ये सब रिकॉर्ड्स है, ठीक है. और इस तरह से ध्यान के पहले तो ध्यान करना, अगर आपको एक आकाशिक रीडर बनना है तो पहले तो ध्यान बहुत इम्पॉर्टेंट है. मेडिटेशन करना, आपको महीनों, मैं तो कहती हूँ सालों मेडिटेशन करना ज़रूरी है. बिकॉज अपने बारे में तो पहले जानिए, है ना. कई आकाशिक रीडर्स अपने बारे में न जान के कोर्स करके आकाशिक रीडर बन गए. नो, दैट्स नॉट राइट. ओके, आप पहले अपने बारे में जानिए, ध्यान करिए. तो ध्यान की स्थिति प्राइमरी है. उसके बाद स्लोली ट्राई एंड डेवलप दी ब्रेथ वर्क करिए. ये इम्पॉर्टेंट है. ब्रीदिंग कैन, प्राण कैन, जिसको हम कहते, क्या कहते कैन, ब्रीदिंग, जिससे कि आपका कैन प्राणमय कोश ओके बिकम्स एक्टिव. इसलिए तो प्राणायामा ये इम्पॉर्टेंट है. तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए, ठीक है. उसके बाद धीरे धीरे थॉट डेवलपमेंट करिए, कैन मनोमय कोश को डेवलप करिए. इस तरह से डेवलप करते रहिए अपने आप को. फिर शायद आकाशिक रीडिंग आपको आ सकती है. इसलिए मैं नहीं करती हूँ आकाशिक रीडिंग. पहले तो आई एम नॉट ए आकाशिक रीडर, बिकॉज मैं मानती हूँ कि मैं अपने बारे में ही जान लूँ तो बहुत है, हैं. मैं दूसरों की आकाशिक रीडिंग करना नहीं चाहती हूँ पहले तो. एंड सेकेंडली आई पर्सनली बिलीव कि किसी का कर्म के बारे में मैं जानकारी क्यों दूँ. आकाशिक रीडर्स आपके बारे में जानकारी देंगे, ठीक है, कि हमने आपके आकाशिक रीडिंग, ये किताब खोली, ये वो, आई डोंट नो वट एवर, और फिर आपको आपके बारे में बताया आपका पूर्व जीवन ये था वो था. इससे आपकी हीलिंग हो सकती है? नहीं. आपका एक्सपीरियंस है ही नहीं. टच तो फीलिंग एक्सपीरियंस से आती है. मैंने आपका आकाशिक रीडिंग किया, मैंने आप बताया, लाइक इफ आई गो टू अ पामिस्ट और गो टू एन एस्ट्रोलॉजर, तो वो बताएंगे. उससे क्या आपका अस्थमा चला जाएगा? नहीं जा सकता ना. इन्फॉर्मेशन है. कैन इन्फॉर्मेशन हील यू? नो. कैन नॉलेज हील यू? लिटिल बिट, ज्ञान योग. बट एक्सपीरियंस कैन हील यू. अनुभव से ही आपकी हीलिंग हो सकती है. तो मैं मानती हूँ कि आपको अगर हील होना है तो आप जाइए, आप अपनी आकाशिक रिकॉर्ड देखिए, आप अपने आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सपीरियंस करिए. उसके लिए साधना करनी हो, उसके लिए साधना ज़रूरी है. तो मैं ये मानती हूँ. चैनलिंग क्या होती है अगेन फॉर बिगनर्स? चैनलिंग जो है उसके लिए भी साधना, मेडिटेशन, years ऑफ प्रैक्टिस की ज़रूरत है. मतलब अगर किसी को ये बताना हो कि होता क्या है, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट? सो चैनलिंग ये है कि सपोज़ आपके किसी फैमिली मेम्बर की डेथ हो गई, ठीक है, और आप जानना चाहते हैं कि उनका कोई मैसेज है आपके लिए. तो एज अ चैनल, एज अ साइकिक, एज अ मीडियम, आई विल गो इनटू मेडिटेशन. एंड जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, ओके, आकाशिक का जो पूरा पंचकोश और पंच तत्व को, सो आई विल गो इनटू मेडिटेशन. आई विल कनेक्ट टू माई लेवल, right? And I will see if I can get a message for you. For that, the channeler has to be a सिद्ध होना ज़रूरी है ना. मुझे याद है मैंने कहीं पढ़ा था कि युक्तेश्वर गिरी महाराज, he was able to
रीड आकाशिक रिकॉर्ड्स, बट उन्होंने कभी सिखाया नहीं, न उन्होंने इसके बारे में प्रचार किया। तो मुझे लग रहा है कि इससे हमें कुछ सीखना चाहिए। बहुत अच्छा डिस्कशन रहा मैम आपके साथ। बीच बीच में आप काइंड ऑफ हल्का फुल्का हेल्दी उसमें टॉन्टिंग वे में, पर आजकल के हीलर्स, आजकल के खुद को हीलर बोलने वाले, आजकल थेरेपिस्ट्स, आजकल जो कॉमर्शलाइजेशन हो गया है स्पिरिचुअलिटी में, उसके बाद से कहीं ना कहीं इस स्पेस की सैंक्टिटी, सेक्रेडनेस पे भी डिसबिलीवर्स जिसका हम जिक्र कर रहे थे, वो इसलिए आ जाता है कि लोग जब ऐसी इलिसिट प्रैक्टिसेस में आ जाते हैं। जैसे मैंने पढ़ा था, आपकी साड़ी में बहुत सुंदर है, इस पर ये बंगाली काइंड ऑफ स्क्रिप्ट बनी है। तो वहाँ बंगाल, आसाम साइड, आसाम की गवर्नमेंट इस साल 2024 में ही फरवरी में गवर्नमेंट ने कुछ, आसाम स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा कोई लेजिस्लेशन काइंड ऑफ लिया, वो लाने के ऊपर थॉट चल रहा है कि ये जो साइकिक प्रैक्टिसेस, पैरानॉर्मल चीज़ें, इसके ऊपर काइंड ऑफ लॉ बन रहा है और कुछ लाइसेंसिंग होनी चाहिए कुछ, इसके ऊपर पॉलिसी मेकर्स की नज़र है। तो आप क्योंकि इस फील्ड में इतने सीनियर हो, तो आपका इस स्पेस की पवित्रता के लिए, इस स्पिरिचुअल साइंस के लिए, उसको बचाने के लिए जो वाणिज्यिकरण हो रहा है, कमर्शलाइजेशन हो रहा है, तो आप क्या सजेशन देना चाहेंगे अगर पॉलिसी मेकर्स को, नहीं तो जो सीखना चाहते हैं, जिनमें यर्निंग है, सीकर हैं जो, उनको? मैं यही कहना चाहती हूँ कि कई सालों तक कोई इंसान तपस्या करता है, साधना करता है किसी काम को लेकर, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, थेरेपिस्ट हो, दे वांट कि जो साधना की गई है उसको मेंटेन किया जाए, उसकी सैंक्टिटी, जैसे तुमने भी कहा, उसको मेंटेन किया जाए, राइट? सो आई वुड ऑल्सो लाइक दैट। आई थिंक एवरीबडी इन माई द वे वी आर वर्किंग, मुझे लग रहा है बहुत ज़रूरी है। और तुमने असम गवर्नमेंट का भी एग्जाम्पल दिया, मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट को एक बॉडी बनाना चाहिए और वेल मीनिंग पीपल जिन्होंने सालों साल काम किया है उनको इंक्लूड करना चाहिए, और एक दे हैव टू पास सम लॉ या सम लाइसेंस। मुझे लगता है हमारे देश में किसी भी चीज़ का लाइसेंस नहीं है। हाँ, आप डॉक्टर बन गए, यू हैव अ लाइसेंस, यू आर ए साइकोलॉजिस्ट, यू हैव अ नंबर, ओके, बट व्हाट अबाउट पीपल हु आर प्रैक्टिसिंग दिस साइंस? मैं इसलिए साइंस कह रही हूँ क्योंकि साइंस है, ओके? तो आपने सीखा, गुड, वेरी गुड, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट लोग इसमें इंटरेस्टेड है, ओके, बट बहुत सारी अदर अल्टरनेटिव प्रैक्टिसेस है, जैसे रेकी है, प्राणिक हीलिंग है, क्रिस्टल हीलिंग है, और भी कई हीलिंग मोडालिटीज़ है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन है। इन सब हीलिंग मोडालिटीज़ को एक लाइसेंस मिलना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि लोग, जो आपने कहा कि कमर्शलाइजेशन से हमें अगर बचना है एंड सही मानों में लोगों को हीलिंग देनी है, तो लाइसेंसिंग की बहुत आवश्यकता है। अपील टू द गवर्नमेंट कि आप इसके बारे में सोचिए, चाहे वो हिप्नोसिस हो, चाहे वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो, चाहे और भी अल्टरनेटिव चीज़ें हो, बिकॉज जब कोई लाइसेंस नहीं है या कोई बॉडी नहीं है इस चीज़ का, तो फिर लोग कुछ भी कर सकते हैं। एंड एक आदमी उसको कुछ भी नहीं पता इसके बारे में, वो आपके पास फेथ से आता है, विश्वास से आपके पास आ रहा है, एंड देन यू आर मेकिंग इट कमर्शियल, तो दिस इज़ ऑल्सो नॉट राइट। मैं ये कहना चाहती हूँ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी जो मैं इतने सालों से कर रही हूँ, मैं हमेशा अपने क्लाइंट को कहती हूँ कि अगर 3 सेशंस में, इवन एज ए साइकोलॉजिस्ट मैं कहती हूँ, अगर 3 सेशंस में आप ठीक नहीं हुए, तो आई एम द रॉन्ग थेरेपिस्ट फॉर यू। यू आर द राइट पेशेंट फॉर मी, बट आई एम द रॉन्ग थेरेपिस्ट फॉर यू, गो टू समबडी एल्स। इतनी तो ऑनेस्टी हमें अपने काम में रखनी ही चाहिए। यू कैन नॉट कीप सीइंग पेशेंट्स 10 बार बुलाओ, 20 बार बुलाओ, पैसे बढ़ाते रहो, नो, दैट्स नॉट द राइट थिंग टू डू। सो मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट को डेफिनेटली कि बॉडी फॉर्म करनी चाहिए, उनको लाइसेंसिंग का एक प्रोसीजर करना चाहिए। आपको कितने साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए फॉर अ लाइसेंस टू बी गिवन टू यू, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कम से कम नहीं तो 10 साल आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए,
तब आपको वो लाइसेंस मिलेगा ना। आपने कोर्स कर लिया और लाइसेंस कैसे मिल सकता है? नहीं मिल सकता आपको, है ना। स्पेशली फॉर समथिंग, आप डॉक्टर बने, 5 साल लगे ना आपको डॉक्टर बनने के लिए, आपको एग्ज़ाम देनी पड़ी, है ना, आपको वाइवा देना पड़ा, आपको इंटर्नशिप करनी पड़ी, तब जाके आपको डॉक्टर का लाइसेंस मिला ना। तो इसमें तो कुछ भी नहीं है। जैसे जब मैं सिखाती हूँ तो मैं कोर्स करती हूँ, मैं उनको कोई प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेट नहीं देती, मैं एक, आप पार्टिसिपेट किए हैं कोर्स में उसका सर्टिफिकेट दूंगी। आप पहले एक ऑनलाइन एग्ज़ाम दिए, 50% पासिंग मार्क्स आपके आएंगे, आपको 5 केसेस देने हैं, आपको एक ऑडियो मुझे देना है टू नो आपकी वॉइस क्वालिटी क्या है, आप क्या बोल रहे हैं। उसके बाद मैं आपको एक प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेट दूंगी। उस सर्टिफिकेट के नीचे लिखा जाएगा, इफ़ यू आर नॉट ए मेडिकल प्रैक्टिशनर या आप एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं हैं तो आप साइकेट्रिक पेशेंट्स को नहीं देख सकते। कुछ तो ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए इस काम को लेकर, राइट। तो मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट बहुत कुछ कर सकती है इसमें, एंड आई थिंक यू कैन सेव अ लॉट ऑफ पीपल। थैंक यू सो मच मैम आपके टाइम के लिए। यू साउंड वेरी एम्पैथेटिक, एंड एम्पैथी इज़ द मोस्ट पावरफुल स्किल मेरा मानना है आज के समय में। और लोग कहते हैं ना, टाइम इज़ मनी, टाइम कैन नेवर बी मनी। पैसा कमाया जा सकता है, टाइम कमाया नहीं जा सकता, सिर्फ हम खर्च ही कर सकते हैं। और आपने इतना कीमती टाइम दिया अपना, थैंक यू सो मच मैम। और जो आपका स्पिरिचुअलिटी, लोगों की कॉन्शियस लिविंग, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा के उनको प्रेजेंट में जीना, बेहतर जीना, एक पावरफुल एम्पावर्ड लाइफ जीना आप सिखा रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच मैम। और आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए भी थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी लास्ट में कि एज ए थेरेपिस्ट, एज ए फैसिलिटेटर, एज ए डॉक्टर, एज एन इंजीनियर, जो भी आप काम करते हो, हमेशा याद रखो कि काम आप नहीं कर रहे हो, ईश्वर आपसे काम करवा रहा है। इसलिए बिटवीन द क्लाइंट एंड गॉड डोंट स्टैंड इन द मिडल, लेट the energy, the divine energy flow to your client। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि काम जो ऐसा होना चाहिए, put your mind to God and hand to work। Wow। And this is the way you should live your life। So thank you so much again। थैंक यू। तो ये था डॉक्टर तृप्ति जैन मैम के साथ इस एपिसोड का सेकंड पार्ट। इन दोनों पार्ट्स में, दोनों एपिसोड्स में हमने पास्ट लाइफ रिग्रेशन, इनर चाइल्ड और भी स्पिरिचुअल टॉपिक्स पे बात की, बट स्पेशली पास्ट लाइफ, पूर्व जन्म से रिलेटेड सभी मिथ्स को ब्रेक किया, सभी जो बेसिक Q&A FAQs होते हैं उनके आंसर दिए, और बहुत ही डेप्थ में विद एग्जांपल्स मैम ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, मैम ने अपनी विजडम शेयर की। कहा जाए तो, देखा जाए तो ये जो एपिसोड हैं ये आपका अल्टीमेट गो टू पैकेज है पास्ट लाइफ रिलेटेड विजडम के लिए। अगर आपने ये एपिसोड टेलीविज़न पे देखा तो PMC हिंदी को YouTube पर भी सब्सक्राइब कीजिए, और अगर YouTube पे देख रहे हैं तो हमें दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी फॉलो कीजिए, वहाँ आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहती हैं। और ये बात याद रखें कि ज़िंदगी काटनी नहीं, जीनी है, और ऐसे जीनी है कि लोग बोलें लाइफ हो तो ऐसी।